उस समय बहुत बड़ी बात थी। 500 रुपया भी और मैं पढ़ाई छोड़ के और जस्ट मैं रियल एस्टेट में आया था और एक रेंटल की डील की थी, तो 500 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मेरे लाइफ में। तो पहली वो सारी चीज़ें दिमाग में मेरे भी थी, तो मैंने भी इसमें इनिशिएटिव लिया जी। कि यार ये इंडस्ट्री जो है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहता था कि पैसा तो मुझे कमाना है, लेकिन साथ में ना हमारी इस इंडस्ट्री को भी ना ऑर्गेनाइज्ड वे में और करना है। ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे जी। हमारे लोग काम करें, उसमें फिर मैं सोचने लगा। फिर मैं एक हमारी एसोसिएशन बनी 2009। हमारे रियल एस्टेट में काम करने में भी, बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, लेकिन धीरे 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 चीज़ें स्मूथ होते गई और अभी तो आपको मालूम ही है कि आज मीरा भाईंदर किस लेवल पे है। कुछ कमजोर लोगों के बहके हुए कदमों के सबब जी जी, नाम बदनाम है शाकी तेरे मैं खाने का। सही बात है। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ इनसाइडर विद्या। आज एक ऐसी हस्ती हमारे साथ में है, डॉक्टर अजय दुबे, प्रेसिडेंट फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन। आइए शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे है हमारा ये पहला पॉडकास्ट में, आपको कैसा लग रहा है आपको आके? सबसे पहले तो सलमान, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट, और ये भी मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है सर, जो मेरा मुझे आपके साथ करने का अवसर मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सर, ये हम लोग का ऑनर है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। ये पॉडकास्ट में सर मैंने ऐसा सोचा है कि लोग को यूनिकनेस मालूम पड़े रियल एस्टेट के बारे में, बहुत सारी चीजें हो जाए इसके अंदर। तो मेरा मेन क्वेश्चन, सबका जो मेन क्वेश्चन रहता है, मेरा भी मेन क्वेश्चन है, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है एक रियल एस्टेट करियर में, और आपको 30 साल हो गए और एक सक्सेसफुली रियल एस्टेट, आप एक ब्रोकर, एक इन्फ्लुएंसर, एक मेंटोर रहे हो, वो कैसे स्टार्ट हुआ था? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि 1990 में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद फिर मेरे फादर मीरा रोड आए। हम लोग मीरा रोड में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आए थे, जब भी हमारे फैमिली का कुछ बंटवारा चल रहा था, परिवार हमारा बहुत बड़ा था। इसके बाद हम लोग मीरा रोड आए। मीरा रोड आके फिर यहाँ पे कुछ समझा नहीं, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किए। फिर इसके बाद लगा कि यहाँ पे करेंगे क्या, तो धीरे धीरे मतलब एक शॉप भी लिया हमने। और शॉप में तो हमारे ऐसे ही किसी लोगों ने बोला कि यहाँ पे इस समय रियल एस्टेट का बहुत अच्छा चल रहा है। जी। ये मैं बता रहा हूँ 92 93 की बात। तो मेरे फादर ने फिर एक बोर्ड लगाया केशव एस्टेट कंसल्टेंट के एक नाम चीज से। खाली पूछूंगा, जब आप कंस्ट्रक्शन में आप आए तो ये रियल एस्टेट एकदम से कन्वर्ट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट चालू था उस बीच में, या आपका एकदम से है कि मैंने नहीं कंस्ट्रक्शन बंद करके मैं रियल एस्टेट में आ जाऊं? नहीं, कंस्ट्रक्शन का हमारा वो कोई वो नहीं था। हम लोग जी। आए मीरा रोड एकदम ब्लैंक थे। ओके। जैसा पहले बताया आप ना कहाँ कि रहते थे सर? पहले हम लोग अंधेरी में रहते थे। ओके। हमारा तबेले का व्यापार था। ओके ओके। तो फिर हमारा फैमिली का डिवाइड हुआ, तो हम लोग मीरा रोड चले आए। तो अच्छा। मीरा रोड आए तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार पहले कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, जी। और फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कि क्या। तो ओके। वहाँ पे उस समय मीरा रोड में एक कंस्ट्रक्शन बड़ा धूम से चल रहा था। जी। रेट्स भी मुझे लगता है कि 500-700 पर स्क्वायर फीट का रेट और था उस अभी समय। क्या रेट चल रहे हैं? तो उस ज़माने में हम लोगों ने फिर, उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। जी। तो फादर मेरे आए और उन्होंने एक दुकान खरीदी। और फिर जैसा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स लगे थे रियल एस्टेट के, तो उन्होंने भी बोला कि यार चलो यहाँ पे एक टेबल कुर्सी रखते हैं जी। और हम भी यही काम स्टार्ट करते हैं। बाद में मार्केट थोड़ा समझेंगे, इसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे। जी। तो हम लोगों ने वहाँ से हमारी जर्नी, मतलब फादर ने स्टार्ट की। जी। और इसके बाद हमने भी पढ़ाई ख़त्म करके, और पढ़ाई में भी मेरा इतना अच्छा, आपकी पढ़ाई भी साथ में चल रही थी और रियल एस्टेट भी चल रहा था? हाँ, पढ़ाई मेरी मतलब आपके डैडी पहले इसमें रियल एस्टेट में आए हाँ, थे? मेरे डैड जो है उन्होंने चालू किया। जी। और इसके बाद फिर मैंने भी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर हम भी रियल एस्टेट में ही आए। जी। और इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ पे रेंटल का काम स्टार्ट किया। ओके। मतलब फर्स्ट काम आपका रेंटल शुरू हुआ है? हाँ, जी। हमारी फर्स्ट डील जो है रेंटल की हुई थी। और उस ज़माने में इतना ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। मुझे याद है कि हम लोग फ्लैट दिखाने के लिए अगर शांति नगर जाना होता था तो पैदल जाते थे। ओके। उस ज़माने में 3-3 4-4 माले की बिल्डिंगें हुआ करती थी बिना लिफ्ट की। तो 3-3 माला चढ़ के जाना मतलब एक स्ट्रगल पीरियड था। तो उस टाइम पे वो क्या, मतलब उस टाइम पे वो क्या रेंट पे आपने दिया था? उस टाइम पे रेंट क्या चल रहा था? उस समय 1000 रुपीज़ रेंट पे फ्लैट मीरा रोड में 1000 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ में 2 BHK रेंट पे मिल जाता था। लेकिन उस
दौर में हम लोगों ने वो भी दौर देखा है। तो पहली आपकी ब्रोकेज क्या अमाउंट पाई थी सर? उसमें कुछ मेरे को 500-550 रुपया मिला था। ओके, और उस जमाने में मतलब बहुत बड़ी बात है। उस समय बहुत बड़ी बात थी। 500 रुपया भी, और मैं पढ़ाई छोड़ के और जस्ट मैं रियल एस्टेट में आया था और एक रेंटल की डील की थी, तो 500 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी लाइफ की वो पहली कमाई थी। और वो मतलब आपको जो डील आई थी वो आपके मतलब कैसा आई थी? रेफरेंस था या कोई वॉकेबल मतलब वॉकिंग होता है क्लाइंट, वो आया था, नहीं, कैसा जनरली क्या होता है ना, अभी जैसे पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। जी मैं आपको बताऊं सलमान, जब उस ज़माने में हम लोग ऑफिसेज खोल के बैठते थे, जी तो उस समय कस्टमर डायरेक्ट आते थे, ओके, बोर्ड्स देख के। डायरेक्ट वॉकिंग हो गई। हाँ, डायरेक्ट वॉकिंग, मतलब हमको कोई प्रचार प्रसार, कोई डिजिटल नहीं, कोई सोशल नहीं, कुछ नहीं। कस्टमर रोड से चलते हुए बोर्ड्स को देखता था, और कहाँ पे भी स्टेट एजेंट का बोर्ड जी। लगा है वो डायरेक्ट घुस जाते थे। तो इस तरीके से हमको वहाँ पे इंक्वायरी जनरेट होती थी, इस तरीके से हमको मिलती थी और हम लोग काम करते थे। आप वो 500 रुपए की 550 रुपए की ब्रोकेज से आज एक प्रेसिडेंट है, आप एक मीरा भाईंदर के पूरे। तो वो जर्नी में आपका कोई माइलस्टोन होंगे, तो वो क्या थे सर आपके? देखिए, मैं रियल एस्टेट का काम जब चालू किया, जब फुल फ्लैश अपने इस इंडस्ट्री में आया, तो उस समय ना बहुत सारे ऐसे हर्डल्स थे, जी बहुत सारी ऐसी समस्याएं समझ में आने लगी। तो फिर उस समय हमारी एक एसोसिएशन बनी, जो हमारे रियल एस्टेट के जो लोग थे उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करने के जी लिए हम लोग उसमें करते थे। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में मेरे भी थी, तो मैंने भी इसमें इनिशिएटिव लिया जी कि यार, ये इंडस्ट्री जो है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको मुझे, मतलब मैंने, मेरे दिल में हमेशा ये रहता था कि पैसा तो मुझे कमाना है, लेकिन साथ में ना हमारी इस इंडस्ट्री को भी ना, इसको ऑर्गेनाइज वे में और करना। ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे जी हमारे लोग काम करें, उसमें फिर मैं सोचने लगा। फिर मैं हमारी एसोसिएशन बनी 2009 में, उस पे मैं फिर प्रेसिडेंट बना। मतलब 1992 आप अप्रोच बता रहे थे, आप उस टाइम पे आपने शुरू करा था। हम्म। जी, तो ये बीच में तो कोई एसोसिएशन थी नहीं है बीच में? नहीं, उस समय तो हम लोग जस्ट इसे ही काम करते तो थे। उस टाइम पे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरे डैडी मेरे को बताते थे जब आए थे। उस टाइम पे पानी का प्रॉब्लम, ये ट्रैवल, ये सब चीजें थी। तो आप उसमें मतलब कोई क्लाइंट आता था तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करते थे सेल्स के अंदर कि भाई आप यहाँ पर लो मीरा रोड, लोग पर डरते थे मीरा रोड में आने के, मीरा रोड ऐसा है, नहीं आना है, पानी नहीं है, मच्छर है मीरा रोड में सिर्फ। नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी मीरा रोड में उस जमाने में वही लोग आते थे जो क्रंच में बहुत होते थे, जी जिनका बजट नहीं होता था। जी तो वही लोग आते थे, और उस समय जैसा कि आपने बताया कि जैसे अभी हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, उस ज़माने में अगर हम कहीं पे भी रोड पे खड़े होकर अगर इतनी बात करें तो 200 मच्छर मुंह में घुस जाते थे। 200 मच्छर से। और पानी लेने के लिए हमें कैन में एक पानी का कनेक्शन हुआ करता था उस समय स्टेशन पे, तो वहाँ से पानी हम लेके आते थे। मतलब बहुत सारी ऐसे इश्यूज हर्डल्स थे, आए आपको। हर्डल्स थे। और उसमें हमारे रियल एस्टेट में काम करने में भी, बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, लेकिन धीरे 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 चीज़ें स्मूथ होते गई, और अभी तो आपको मालूम ही है कि आज मीरा भाईंदर किस लेवल पे है। बेसिकली एक होता है लोगों का करियर, एक करियर बनाना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को एक एग्जांपल एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन, कोई दूसरा कोई इंडस्ट्रीज में जाना है। आपने एक रियल एस्टेट क्यों चूज करा? देखिए, मैंने पढ़ाई की थी, मैं आपको बताऊं कि मैंने पायलट का कोर्स किया था। अरे बाप रे। मेरे जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि मैं पायलट पायलट। बनूं, और मैंने वो पढ़ाई भी की, ग्राउंड ट्रेनिंग भी की। और इसके बाद फिर ये हुआ कि अभी प्रैक्टिकल, मतलब फ्लाइंग करने के लिए मुझे 500 आवर्स का प्रैक्टिकल करना था। उस समय कुछ आर्थिक आर्थिक परिस्थितियाँ सही नहीं थी, इसके लिए हमने ड्रॉप किया। तो एक मिर्ज़ापुर पिक्चर का एक डायलॉग है ना, कि शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मज़ा आने लगा। तो हम लोग फिर जी। मजबूरी में रियल एस्टेट में आए थे, और आपका एक बहुत और बड़ा इसके नाम हो बाद चुका है। फिर हमने जब स्टार्ट किया तो फिर इसमें एक अलग ही लेवल पे जी। काम करने का आज अवसर मिल रहा है। सर आपने इतना सक्सेस तो कमा लिया है, सक्सेस के पीछे एक मेंटोर होता है, तो आपका कोई एक मेंटोर होगा ये रियल एस्टेट जर्नी में या बिजनेस में आए, कैसे कोई तो मेंटोर होगा आपका? देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरा सबसे पहला मेरा मेंटोर मैं मानता हूं तो वो मेरे फादर को, क्योंकि उन्होंने ये रियल एस्टेट स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई। क्योंकि मैं बताया पहले ही कि हम लोग जब मीरा रोड आए थे तो कुछ बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा था, तो सबका देख के कि भाई रियल एस्टेट कर रहा है तो हम भी करें। तो वही है कि मजबूरी में स्टार्ट किया था, और इसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, और इसके बाद हम लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। तो सबसे पहला जो मेरे लाइफ का जो मेरा हीरो है
वो मेरे फादर हैं, और उन्होंने मुझे ये लाइन सिखाई, और मेरे ही वो मतलब वही मेरे मेंटोर रहे। ओके, तो कोई उसके बाद भी कोई आपके कोई मेंटर होगा कि आपको उसने उठाया, बोले अजय भाई आप ये कर लीजिए, जैसे ये करिए, आपको इससे फर्क पड़ेगा, आपको रियल एस्टेट में ये करना चाहिए, तो आप इतने सक्सेसफुल इंसान बन चुके, आप प्रेसिडेंट हो, एक लेवल है आपका, तो उसमें कोई और बीच में मेंटर्स आए आपके? नहीं नहीं, बहुत आए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि कौन? तो आप बताओ। बहुत सारे हैं, अभी मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे लाइफ में मेरे दोस्तों का बड़ा एक रोल रहा है। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई। मतलब मेरा एक नेचर रहा है, मैं हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे अलग-अलग टाइप के लोग मुझे मिले लाइफ में, लेकिन जो अच्छा रहा मेरे करियर के लिए, मैंने वो वहाँ से पिक किया, और उस हिसाब से मैंने ओके, तो एक और क्वेश्चन है मुझे आपके लिए, तो कैसा है कि अभी आपको रीस्टार्ट करना है, ऐसे कि बहुत लोग हैं रियल एस्टेट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बनना है आपकी तरह। अब ये स्टेज पे आप वापस रीस्टार्ट करो, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे अपना करियर वापस? मतलब एक प्रेसिडेंट बनना है आपको, तो अब जीरो से आप वापस आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप? देखिए, रियल एस्टेट का काम जो आप कर रहे हो वो आप करो। जी अगर आपको कुछ समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ सर्व करना है, जी तो वो एक आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए कि मुझे मेरी इंडस्ट्री के लिए मतलब कुछ करना है। वो एक अगर आपके अंदर बात है, तो आप 100% आप अपने करियर की शुरुआत करिए। और आज तो रियल एस्टेट का काम करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं जो अपन उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक रही कि हम अपने इस पोजीशन पे आना है, तो उसके लिए आपको सोशली कनेक्ट होना पड़ेगा। हर रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स की समस्या, जैसे अभी आज मैं हूँ, हमारे मीरा भाईंदर में 3000 के लगभग चैनल पार्टनर्स हैं। ओके, वो सारे चैनल पार्टनर्स का दर्द मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। समझ रहा हूँ कि ब्रोकेज अटक गई है, कुछ प्रॉब्लम हो बहुत गया, सब सारी चीज ऐसी में समस्याएं सब आते होती होंगे, हैं। आप क्योंकि प्रेसिडेंट है उस चीज के आप। बहुत सारी ऐसी समस्याएं लोगों की होती हैं, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें इन्वॉल्व हूँ। जी तो वो अगर वो जज्बा अगर आपका रहेगा, तो 100% आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो मैं हमेशा लोगों को यही अपील करता हूँ कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा सर्व करना सीखो। जरूरी है वो, हमेशा टेक वाला हिसाब नहीं ये होना अपना अपना चाहिए। मत सोचो। एक जी होता है ना कि गिव एंड टेक, जी जी जी। वर्ड जो गिव आता है ना पहले, हम्म, तो सबसे पहले अपने को देना देना चाहिए। है, फिर उसका आपको उसका पुण्य मिलेगा। हाँ, और अभी मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमको समाज ने, हमको संस्था ने, हमको लोगों ने इतना कुछ दिया है, तो अब टाइम आया है मुझे भी कुछ अपने देने के लिए। लोगों को रिटर्न करने का। तो मैं अपने एसोसिएशन के फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को सर्व करने की कोशिश करता हूँ, और सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं डिलीवर कर सकूँ, ताकि या कहीं भी किसी को भी मैं अगर काम आ सकता हूँ, तो मैं वो कोशिश करता हूँ। सर हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टेज आते हैं, जैसे कि क्लाइंट आया, कुछ मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, और ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऊपर नीचे वाले समझ लो क्लाइंट आते हैं, तो आप उसको कैसे फेस करते हो अपनी लाइफ में? देखो क्या है ना, सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी चैनल पार्टनर्स होंगे जी या जो भी व्यापारी होंगे, जी, उनका सबका ये मानना होगा कि क्लाइंट जो होता है वो हमारा भगवान होता है। सही बात है। ठीक है, तो अब क्लाइंट है, क्लाइंट हमारा भगवान है, अगर हम उसका काम करके देंगे तो हमको 2 पैसा मिलता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है, लेकिन उनका बजट बड़ा सीमित होता है। कि भाई, अब जैसे अब मुझे कोई बोले कि भाई आपको घर कहाँ चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को तो नेपेंसी रोड चाहिए। बजट पूछेगा तो मैं बोलूँगा 50 लाख का बजट है। तो हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि भाई उसको अच्छे से अच्छा मिले, घर कम से कम में में मिले। तो वही तो हमारी एक्सपर्टी है। जी, जिसके लिए हम लोग वहाँ बैठे हैं आज। हम उनको वही एडवाइस करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उनके जी। बजट को समझेंगे, उनका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, इसके बाद उनको सजेस्ट करेंगे और बताएंगे। जी। अब ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बच्चा बोले कि मुझे चाँद ला के दो, तो हम चाँद तो नहीं ला के देंगे, लेकिन उसको कहीं न कहीं, कहीं से कन्विंस तो करते हैं ना। जी तो वही हमारा क्लाइंट भी है। जी। क्लाइंट अपना बजट लेके आता है, अपनी रिक्वायरमेंट लेके आता है, उस रिक्वायरमेंट को समझ के, उस बजट को Fulfill समझ किया के, और उसके बाद हम उसको एडवाइस करते हैं, वही हमारी एक्सपर्टी है। ऐसा मुझे एक चीज चाहिए, 2 क्लाइंट, एक आपका क्लाइंट का नाम या कुछ नहीं चाहिए, एक क्लाइंट जो आप जिससे आप
एक्सपीरियंस है कि बहुत बेकार एक्सपीरियंस गया, और एक ऐसा क्लाइंट बताया कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, छोटे में एक शॉर्ट में बता सकते हो आप? देखिए क्या है, एक दो अनुभव ऐसे लाइफ में मेरे बहुत ऐसे हुए हैं, लेकिन एक दो मुझे याद है रिसेंटली चूंकि हुए हैं इसलिए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का बहुत बहुत इरिटेट करते हैं कभी कभी क्लाइंट्स, लेकिन वो उसको मैं एक चैलेंज की तरह लेता हूँ। जी। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी डेवलपर के साथ मीटिंग कराया, डेवलपर भी फेड अप हो गया, मेरे सारे कॉलीग्स जो हैं वो फेड अप हो गए कि नहीं सर इनको अपन फ्लैट नहीं दे सकते, छोड़ दो। लेकिन उसको मैं चैलेंज के हिसाब से लेता हूँ, और ऐसे क्लाइंट का भी मैंने डील क्लोज करके दिया है। ओके। तो उसमें ही अपने को एक किक मिलती है। ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो अपने को एक कुछ बहुत कुछ सिखाते भी हैं, जी। और उनको अगर हम उनका डील क्लोज करके देते हैं तो अपने अंदर भी एक अलग एक से कॉन्फिडेंस आता है मोटिवेशन कि है। हाँ यार हमने इसका करके और दिया। कोई ऐसा कोई क्लाइंट होगा, आपको उसका नाम आप ले सकते हो कि आपकी जिंदगी का बेस्ट क्लाइंट है और आपका आज दोस्त भी है, कोई ऐसा कोई क्लाइंट है, मेरे नेबर ही हैं। मैं उनका नाम लूँगा। उमेंदु प्रकाश करके हैं, हमारे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, हमारे नेबर हैं। और उनके साथ हमने एक डील की थी, और वो डील मेरे लाइफ का एक अलग अनुभव था। बहुत ही स्मूथली और जैसा मैंने बोला उस हिसाब से उन्होंने उस डील को क्लोज किया। आप पे ट्रस्ट करते हैं ज्यादा? हाँ, और इसके बाद जनरली क्लाइंट को एक होता है ना कि यार सेटिस्फैक्शन अगर मिलता है, जी। तो मुझे याद है कि वो सेटिस्फाइड भी हुए मेरे काम से, और उन्होंने मुझे गिफ्ट में एक उनकी बहुत ही कीमती पेन थी जी। जो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। जी। तो वो एक मेरे लाइफ का अच्छा अनुभव था। सर हम आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट पे, रियल टॉक विद राउंड टेबल। उसमें पहला क्वेश्चन हमारे से ये है कि यहाँ पर जैसे मुंबई में डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, तो आपका उसमें क्या बोलना है कि इतना फास्ट क्यों हो रहा है? और मुंबई में डेवलपमेंट कुछ जैसे मीरा भाईंदर हो गया, आप एकदम जैसे हम जहाँ से हैं मीरा भाईंदर से, वहाँ पर एकदम 5-6 साल में इतना डेवलपमेंट हो गया बॉम्बे में, तो उसमें आपका क्या बोलना है? देखिए, जहाँ तक मैं मीरा रोड की बात देख रहा हूँ तो मैं ये बहुत ही चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि मीरा रोड सबसे मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। आज पूरे सबब में अगर देख लेना, तो जिस तरीके से मीरा भाईंदर डेवलप हो रहा है, शायद मुंबई में भी कंस्ट्रक्शन बहुत धूम से चल रहा है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मीरा रोड एक नेक्स्ट लेवल, जी। क्योंकि यहाँ पे आज भी स्कोप है। जी। अगर मुंबई स्कोप मतलब क्या चीज में स्कोप? स्कोप में मतलब आज भी सबब के नज़दीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, और मीरा रोड में आज भी रेट्स में मुंबई के अगर कंपैरिजन में देखें तो बहुत रिजनेबल है। इसलिए लोग मीरा रोड ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। आज टाउन में जैसे अगर कोई किसी का वन रूम किचन है, वो सेल करके अगर आता है तो सबसे पहला उसका डेस्टिनी वो मीरा रोड ही सेलेक्ट करता है, क्योंकि मीरा रोड मुंबई से कनेक्टेड है। सारी फैसिलिटी, पानी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रोड हो, रास्ता हो, मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, क्या नहीं है मीरा भाईंदर जी सर। तो उस हिसाब से मीरा भाईंदर का आगे भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही ब्राइट है। और जैसा कि मीरा रोड मुंबई की बात करें तो मुंबई भी इस समय जिस तरीके से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े कंपनियां जो है ना मूव कर रही हैं इधर, लोग इधर आ रहे हैं, लोग माइग्रेट करके आज मेट्रो, बहुत सारी अलग मेट्रो सिटी से, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, कहीं पे भी वहाँ से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट हब्स स्कोप बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो जॉब के चक्कर में आ रहे हैं लोग यहाँ पे, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। तो मुंबई में भी उस तरीके से इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है, फिर भी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हो और वहाँ पूछते हो तो चॉइस का फ्लैट नहीं मिलता, क्योंकि इतनी तेज़ी से बुकिंग्स हो रही है। तो मुंबई की एक अलग डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन मैं मीरा भाईंदर को जिस तरीके से जहाँ से हम यहाँ हैं। पे जहाँ से हम हैं और मैं देख रहा हूँ उसको जहाँ से, तो मुझे लगता है कि मीरा रोड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और मुझे लगता है कि मुंबई में भी रहने वाले लोग आने वाले 10 साल में हर कोई ये ज़रूर सोचेगा, यार मुंबई में भले हम रहते हैं लेकिन मीरा भाईंदर में भी एक घर हमारा खुद का होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक चीज़ बहुत गौर करी है, जैसे बहुत सिटीज़ में, बहुत स्टेट में, ऐसे इंडिया में बाहर भी बहुत कल्चर चल रहा है, बट मुंबई में बहुत जल्दी वो कैटर कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, उसका अब क्या डेफिनेशन है कि टेक्नोलॉजी कैसी आ रही है मुंबई में, मीरा भाईंदर में, कहीं पर भी आप मुंबई में बात नहीं, करें। अभी देखिए क्या है ना, अभी एक स्मार्ट होम का बड़ा चलन चला है। जी जी। जैसे कि मुंबई शहर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है,
मतलब ये समझ के चलो कि आज भी 30 से 40% लोग ऐसे हैं मुंबई में जो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डेवलपर, जैसे भी मीरा भाईंदर का एग्जांपल दूंगा, हमारे मीरा भाईंदर के जो विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने वो तबके के लोगों के लिए उन्होंने एक अपना घर करके एक प्रोजेक्ट बनाया। अब आपको मालूम है कि उन्होंने बहुत हाई सेगमेंट के घर लोगों के लिए भी उन्होंने घर बनाया जो 3-3.5 करोड़ से स्टार्ट होता है, जी जी जी, कोर्टयार्ड करके। लेकिन उन्होंने अपना घर भी एक स्टार्ट किया कि ऐसे जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से, तो उनको रोकने के लिए, तो ऐसे पूरे मुंबई में ऐसे बहुत सारे डेवलपर, एक स्टार विंग डेवलपर्स करके मेरे कजिन है जी, मैं उनकी बात करने ही वाला था। उन्होंने एक स्मार्ट होम स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया जो 60 लाख रुपीस के रेंज में आपको पूरा पैकेज डील और वो मिलता है। लोकेशन की बात करेंगे, ऐसी लोकेशन में है, हार्ट ऑफ मुंबई में है Yes. एकदम। अब वो मरोशी रोड पे वो प्रोजेक्ट है और वहाँ पे 1 रूम किचन पे आप स्टूडियो अपार्टमेंट में आप काम भी कर सकते हो जी। इस दिन भर उसको ऑफिस के हिसाब से इस्तेमाल करो, रात को उसका बेड फोल्डिंग ये वो, मतलब हर चीज की फैसिलिटी। स्मार्ट होम टाइप है वो। स्मार्ट होम जो लोगों को बजट में भी बैठे, वहाँ पे हर चीज, एलेक्सा लाइट ऑन करो तो लाइट ऑन हो जाती, फैन ऑन, मतलब इस तरीके की सुविधाएं अब मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो लो सेगमेंट में भी ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और लोगों को वो सोच रहे हैं कि भाई लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। मैंने ऐसे बहुत सारे सेगमेंट देखा हूँ सर जहाँ पर ग्रीन एनर्जी बहुत यूज हो रही है। मुंबई में मैंने बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, बहुत डेवलपर यूज भी कर रहे हैं। तो उसमें आपका क्या बोलना है कि ग्रीन एनर्जी में ये चीज टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या क्या आपका बोलना है, उसका ओपिनियन क्या आपका? देखिए ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है और मैं तो ये मुंबई शहर में ऐसे बहुत सारे डेवलपर हैं जिनका 2-4 जन का मेरा नाम भी मैंने सुना था, जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और इस जो ग्रीन एनर्जी को जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग सब्सिडी भी दी जा रही है। तो उनको एक अलग कैटेगरी में डाला जा रहा है और सरकार की तरफ से उनको एक अलग सम्मान भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारे डेवलपर्स जो है इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में काम करेंगे जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्लांटेशन हो, ग्रीनरी हो, या जैसे बहुत सारे वेस्टेज चीज़ों से भी लोग उसको यूटिलाइज करके वो चीज़ें बना रहे हैं। सोलार पैनल आज की तारीख में बहुत सारी हर सोसाइटी में कंपलसरी कर दिया है, जिसमें मेंटेनेंस का चीज़ें बहुत फर्क पड़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा लोड कम हो, मतलब ऐसी चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है लोग कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसको बहुत ही बखूबी आज के डेवलपर उसको ग्रैब कर रहे हैं और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये सेगमेंट का मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, बहुत डीप क्वेश्चन है ये, मुझे आपसे जरूरी क्यों पूछना था क्योंकि एक आप एक लेवल में बैठे हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। बहुत जगह ना ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मुस्लिम्स को घर नहीं दे रहे, मोमेडियन को घर नहीं देंगे। इसका इशू क्या है? मेरे को आता है ये बिल्डर भी बोल रहे हैं या सोसाइटीज मना करते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ आपने लेके आया है या आप कुछ उस पर स्टैंड ले रहे हैं? आपका बोल, इसका आपका विचार क्या रहेगा? तो सलमान, जैसा कि आपने पूछा, ये बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है जी। खास करके मुंबई महाराष्ट्र के लिए और हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए। हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना जी, वो इसी में दिखती है कि यहाँ पे हर जाति हर धर्म के लोग जी, बड़े ही मिल के जुल के रहते हैं। हमारा जो देश का जो झंडा है वो भी 3 रंगों से बना है। जी जी सर। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक रंग लेके और अलग ही दौड़ रहा है। जी, तो उसमें भी 3 रंग हैं और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य उस झंडे का यही है कि हमको सबको जी, मिल के जुल के रहना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही हमारे देश की ताकत है। जी, लेकिन कुछ ऐसे समाज में हमारे, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या कोई भी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिस तरीके से लोग अब आइसोलेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने अपने टेरिटरी में रहने की कोशिश करते हैं। जी, ये गलत है। हमारे देश में हम सबको एक गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे देश की रही है, जिसको हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और देखते आए हैं, इसको कायम रखना है तो हमको, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। कट्टरपंथी हमेशा जो है वो हमको डिवाइड ही करेगी। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। और जहाँ तक रही मीरा भाईंदर की बात, तो मीरा भाईंदर वो शहर रहा है, मैंने देखा है जब हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स हुआ था 90s में, जी, जी, यही मीरा भाईंदर था जहाँ पे एक पत्थर भी नहीं चला था। जी,
मीरा भाईंदर में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ था मीरा भाईंदर स्टेशन पे। तो रेलवे ट्रैक के से सटा हुआ नया नगर जी जो पूरी मुस्लिम बस्ती है, जी जी वहीं के लोग जो है उस समय ये नहीं देखे थे कि कौन हिंदू मर रहा है कौन मुस्लिम मरा है। वहाँ पे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई थे वो सब वहाँ पे पहुँचे थे और उनको सबसे पहले उनको एक व्यवस्था हॉस्पिटल की ये सब चीज़ों की कराई गई थी। तो ये हमारा मीरा भाईंदर शहर रहा है। लेकिन ठीक है, इसमें मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, मैं बताना जी, जी। चाहूँगा। जो मैं अक्सर ऐसे माहौल में मैं वो शेर मुझे याद आ जाता है। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि शहर में बड़ा तनाव है क्या, जी शहर में बड़ा तनाव है। तनाव है क्या, जी। पता करो चुनाव है क्या। अच्छा। तो मैं हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि ये सियासी लोगों से दूर रहें। अपना आज की जनरेशन हमारी पढ़ी लिखी हुई है, जी तो इस तरीके से अगर वो लोग भटक रहे हैं तो मुझे लगता है गलत है। और जहाँ तक रही बात घर नहीं देने की या ये सब चीज़ें हैं, ये व्यक्तिगत अपना चॉइस है। लेकिन इस तरीके से इसको ट्रेंड में लाना वो गलत है। जी मुझे कहाँ घर लेना है ये मेरी व्यक्तिगत आज़ादी है। आज रेरा भी ये बोलता है आप ये सब चीज़ों पे रोक लगाइए। आप ऐसा कहीं नहीं बोल सकते कि आप इसको घर नहीं दे सकते, उसको घर नहीं दे सकते। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं सलमान, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि कुछ कमज़र्फ़ लोगों के बहके हुए कदमों के सबब जी जी नाम बदनाम है शाकी तेरे मैख़ाने का। सही बात है। वेलकम टू अ थर्ड सेगमेंट दयार्स डीप डाइव। इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपके फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी अभी क्या आ रही है और हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे मुंबई को बहुत सारी कंट्रीज से। चलिए सर, अभी कैसे है कि मुझे कोई आम इंसान है जिसको इन्वेस्ट करना है कोई प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में, तो उसकी कैसी स्ट्रेटजी रहेगी वो इन्वेस्ट कर सकता है अपनी रियल एस्टेट में? देखिए, आज की तारीख में मेरा तो हमेशा से एक टैगलाइन रही है, जी। रियल एस्टेट ही रियल है। ओके। ठीक है? तो मैं हमेशा ये हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ अपने बजट के अनुसार, जी। जो भी आपका बजट है, रियल एस्टेट सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ओके। जिसमें आप अगर ₹1 डालते हो, आपको थोड़ा समय लगेगा। ये सट्टा या शेयर बाज़ार नहीं है, जी। जो आज डाला और कल निकाल ले गया। लिया। तो इसमें इतना फास्ट इन्वेस्टमेंट वाला ये वो डील नहीं है। इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें समय देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट है। ओके। अपने बजट के अनुसार जो भी आपका अमाउंट बनता है, जैसे आज की तारीख में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट प्रपोज़ल है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में भी अगर आपका अब जैसे मीरा भाईंदर के लोग हैं तो उनके लिए मीरा रोड या नायगांव, वसई, पालघर, जी। ये सारे लोकेशंस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पैसा बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रहेगा और समय से वो मल्टीप्लाई भी होगा, एप्रिशिएट भी होगा। आपके हिसाब से एक सर, एक अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई पैसा डाल रहा है, क्या एप्रिसिएशन हो सकती है जब तक उसकी पोजीशन मिलने वाली है? देखिए, नॉर्मली एक बिल्डिंग अगर 30 माले की, 40 माले की बिल्डिंग है, जी। कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है उसको जी, कंप्लीट जी। होने में। उसमें मुझे लगता है कि 15 से 20% एप्रिसिएशन जो है, होना ही होना है। होना ही होना है। जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कम है, लेकिन बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है ये। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो प्रोजेक्ट बहुत जेन्युइन होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके सारे क्रेडेंशियल, सारे ऑथेंटिकेशन चेक करके ही उसमें पैसे डालें। जी। और अगर इन्वेस्ट करना है, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो किसी रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स के साथ संपर्क करके और आप उनके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो इन्वेस्टमेंट सेफ अगर इन्वेस्टमेंट हो। सेफ रहेगा तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा और जी। फ्यूचर में उसका अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। ओके। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था सर, आजकल आपने देखा होगा मुंबई कंपेयर कर रहा है ऐसी बहुत सारी कंट्रीज को, जैसे लंदन हो गया, यूके हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। वो कैसे कंपेयर कर पा रहा है मुंबई हमारे रियल एस्टेट उनके साथ में? देखिए, मुंबई की ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे इंडिया की बात जी। करेंगे। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है एक अभियान चलाए हुए, मेक इन इंडिया। या। तो आज हमारा इंडिया जो है ना, किसी भी मामले में किसी भी कोई भी कंट्री से कम नहीं है। जैसे कि मैं रेगुलर अभी दुबई जाता हूँ, आप लोग भी जी जानते जी होंगे जी जी जिस तरीके से वहाँ पे रियल एस्टेट बूम कर रहा है। जी। तो आज अपना मुंबई, महाराष्ट्र या नोएडा या ऐसे गुड़गांव, कोई ऐसा
सिटी नहीं है जहाँ पे उस तरीके से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी हो, कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी हो। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि नायगांव में एक प्रोजेक्ट है सुरक्षा स्मार्ट सिटी। जी जी मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी वो जी। जाके उनका टेक्नोलॉजी देखो, वो जी। किस तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी जी। बिल्डिंगें कहीं और बन रही हैं और उसको उठा के लाके सीधा रख दिया जाता है वहाँ पे। जी। आपने सुना होगा ऐसा कहीं? ये बहुत बड़ी बात है, मुंबई में ये चीज़ हो रही है और बेसिकली मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। जैसे आप भी दुबई में कर रहे हैं, मैं भी दुबई, हम लोग रियल एस्टेट जाते रहते हैं, करते रहते हैं। जो दुबई का पर स्क्वायर फीट रेट हम लोग कंपेयर करते हैं, आने वाला मुंबई उससे अभी मुंबई जैसे आप साउथ बॉम्बे चलाइए, वो ज़्यादा महँगा है। क्योंकि मुंबई में इतनी एप्रिसिएशन हो रही है, इतना रेट बढ़ रहा है, तो दूसरी कंट्री भी कंपेयर नहीं कर पा रही है। जैसे दुबई में आप जाएँगे, अप्रॉक्स पर स्क्वायर फीट आपको 20,000 में, 22,000 में, 23,000 में मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको 50-60 हज़ार भी जा रहा है, 1 लाख भी जाता है। गुड़गाँव में प्रॉपर्टी बिकी है, सबसे महँगी प्रॉपर्टी बिकी है इंडिया की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि मुंबई और इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है दूसरी कंट्रीज से भी ज़्यादा। नहीं, कोई कमी नहीं है, बस ये है कि जैसे बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जी। वो लोग पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। जी। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा-सा फेल्योर है, लेकिन फिर भी किसी मामले में टेक्नोलॉजी में या जो भी हमारे यहाँ के नगर पालिका के बीएमसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो लोग हमेशा जो भी नई-नई टेक्नोलॉजी आती है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और हर डेवलपर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे भी 80 स्टोरी, 90 स्टोरी और 100 स्टोरी टावर्स बन रहे हैं, जी, जी, जी। तो टेक्नोलॉजी है तभी तो बन रहा है। वही क्योंकि रोड्स हो गए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था सर, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसका फाइनेंस कैसा होना चाहिए? अगर आपको या मुझे प्रॉपर्टी लेना है, आप एक यंग में एज में प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उसका फाइनेंशियल शेड्यूल कैसा होना चाहिए जिससे प्रॉपर्टीज़ को खरीदना है? एक 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके से लेना है तो? देखिए क्या है ना, सबसे पहले आज की तारीख में घर लेने के लिए आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉपर होना चाहिए। जी। मतलब उसका बताएँगे कैसे फाइनेंशियल? सबसे पहले तो आपका सिविल। जी। लोन लेना है तो? देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है मुंबई में जो बोले कि भाई मेरे पास 100% पेमेंट रेडी है और मैं जाके घर पैसे दूंगा और पैसे घर ले जी, लूँगा। जी, जी। हर किसी को लोन के माध्यम से ही प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। ओके। तो लोन अगर आपको लेना है फ्यूचर में, तो आपका बैंक का आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट कार्ड हो, ये सारी चीज़ों में लोग छोटी-छोटी चीज़ों में डिफ़ॉल्ट करते हैं जी। और उसकी वजह से आगे चल के उनको ये सब चीज़ों का हर्डल्स आता है। उनका सिविल खराब हो जाता है। अगर आपका सिविल एक बार खराब हो गया, जी। तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। तब तक आपकी वो ठीक नहीं होगी तो। यस, लेकिन आज की तारीख में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ईज़ी है जी। कि अगर आपका सिविल अच्छा है, तो आपको घर बैठे-बैठे लोन मिलेगा। बैंकें आज की तारीख में इतनी अवेयर हो गई हैं, इतना जी। ज़्यादा एग्रेशन में काम कर रही हैं जी। कि आपको अगर मालूम पड़ जाए कि आप उनके कस्टमर हो और आपको लोन लेना है, तो लोन तो लेने आपको घर घर पे आके सारी फॉर्मेलिटी करा के और आपका विदिन 2 या 3 डेज़ में आपको डिसबर्समेंट करने को तैयार है। तैयार हो, अच्छे से बैंक इतना फास्ट फाइनेंस की यहाँ पे स्कीम है। लेकिन उसके लिए आपका जो है ना, खुद का जो है बैकग्राउंड, खुद का आपका सिविल, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा। अभी मान लो ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो आपको अगर सपोज़ एक अमुक बजट है, अगर आपका 1 करोड़ का बजट है, जी। 1 करोड़ के बजट में आप मूव कर सकते हो मीरा रोड से आगे। बोरीवली, दहिसर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो 1 बीएचके जिसको जाना है जहाँ पे 1 बीएचके है, अगर आपके पास अगर 10% 20% पेमेंट की अगर खुद की फंडिंग है, तो बाकी का आपका जो भी लोन इंस्टीट्यूट मतलब मिनिमम आपको डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए एक पर्सन के पास? सेल राइट हो गया, जॉब, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए उनके देखिए, पास? डिपेंड करता है कि अभी वो कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा है, मतलब क्या 1 करोड़ की बजट में। प्रॉपर्टी है, अप्रॉक्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी समझ है, तो मिनिमम परसेंटेज में कितना डाउन पेमेंट उनके पास होना चाहिए? कम से कम 25 लाख रुपीस उनकी सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए उनके पास। आपके हिसाब से 25 होने चाहिए। अभी लोग क्या बोलते हैं 10% पे दे लेंगे, वो नहीं, गलत हो देखिए, जाता है। क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास 95% मेरा लोन डिसबर्समेंट हो जाता है, जी। तो वो एक केस अलग है। अगर आपके पास उतना अगर फाइनेंशियल वो है, बैंक बैलेंस आपका उस तरीके का है, या 5% पे आपका डाउन पेमेंट दे के 95% बैंक आपको लोन दे रही है, वो मुझे लगता है हार्डली सेल राइट 10% 15% लोग होंगे। जी। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास कम से कम, उनके पास अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, तो 25 लाख रुपीस उनके पास खुद की फंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपका सिविल और उसके बाद सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको इजीली। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान को प्रॉपर्टी लेना है, तो उनके जो एनुअल इनकम हो या मंथली इनकम के क्या परसेंटेज ईएमआई होना चाहिए?
देखिए मैं बताया ना कि अगर एक 1 BHK परचेज करना है, या मान लो एक 1 CR का प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहे हैं, जी, और सैलरी में उनका कितना बताया सैलरी उनकी है, मतलब 1 लाख रुपए सैलरी है। 1 लाख रुपए सैलरी है ना, तो 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आप ये समझ के चलो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लाख रुपया लोन आपको लेना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं ले, उससे मतलब 20-30% खाली आपकी सैलरी का जो भी अमाउंट है, क्योंकि क्या 20-30%। है, उसके बाद सपोज अगर 40 लाख रुपीज़ अगर आप लोन लेते हो, तो 35-40 थाउजेंड रुपीज़ के लगभग आपका EMI आएगी। EMI आएगा, तो फिर बैलेंस आपका घर चलाने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए, तो जी, उस जी। हिसाब से मैक्सिमम 30% आपकी सैलरी का होना चाहिए आपकी EMI सेविंग जो है ना, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एसेट को से बचाने के लिए। मतलब एक्वायर करने के लिए। ओके। अगर आपकी सेविंग, अगर आप सोचो कि मेरे पास लाख रुपए सैलरी खाली आ रही है तो मैं घर ले लूंगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, कम से कम 20%, 25%, 30% की फंडिंग आपकी खुद की होगी, तब आप लाख रुपए की अगर सैलरी कमा रहे हो तो आप एक लोन ले सकते हो इस तरीके से। और सर कैसा होता है ना, आजकल मैंने बहुत देखा है, लोन देने वाले आपके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताते। उसमें आपका बोलना है कि आप मेरे ऑडियंस को कैसे बताओगे कि क्या वो लोग उस टाइम पे देखे लोन लेने के पहले कि लोन में ये चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ सही होना चाहिए। देखिए क्या है ना, आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस चल रही है, जो आपका सवाल बहुत अच्छा है। लोन अगर लेना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कंज्यूमर हैं जी, वो सब अपने बैंकों से तो कनेक्ट होंगे। जी, सपोज अगर मेरा ICICI बैंक में अगर अकाउंट है, तो मैं सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में ही जाके बैंकर से ही अपने ही पूछूंगा कि भाई मुझे लोन लेना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा भी आप दूसरे बैंकों से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अलग अलग होता है। जी, जी, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसिंग फीस है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे प्रोसेसिंग फीस माफ़ होती है। जी, वे ऑफ हो जाती है। हाँ, तो वो सारी चीज़ों का प्रॉपर जानकारी लेके और इसके बाद ही आप किसी भी बैंक के लोन के लिए जाएं। चलिए बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू अ लास्ट सेगमेंट, इनसाइडर विद दयार। इसमें आपको मिलेंगी नॉलेज जो भी रियल एस्टेट की आपको चाहिए। अजय सर, ये इनसाइडर विद दयार जो हमारे पेज का नेम है और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पॉडकास्ट का है, इसके अंदर मेन चीज़ें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे, और आपको हर चीज़ तो नॉलेज है वो चीज़ की आपको है ही। रेरा एक्चुअल है क्या? लोग बोलते हैं रेरा में इतने स्ट्रिक्टनेस आ रहा है, रेरा ब्रोकर के लिए भी एग्जाम्स आ रहे हैं, रेरा क्लाइंट का मतलब क्लाइंट के प्रोटेक्शन के लिए रेरा आ रहा है, और बिल्डर के लिए रेरा आ रहा है। ये रेरा एक्चुअल है क्या? आप थोड़ा डेफिनेशन बताएंगे क्लाइंट्स को, ब्रोकर को, ये चीज़ों को भी। देखिए रेरा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रेरा एक कस्टमर फ्रेंडली बिल है। ओके। और उसका कारण ये था कि जिस तरीके से रियल एस्टेट में इतना धांधली होने लगी थी, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स जो है खाली प्लॉट कब्जा करके या प्लॉट पे पतरा मार के बोर्ड लगा के और बुकिंग्स उठा लेते थे, और उसमें हमारे कई मतलब बहुत सारे कस्टमर फंस जाते थे, उनकी हार्ड एंड मनी जो है वो फंस जाती थी वहाँ पे। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, घर जो लेता है इंसान तो वो अपने पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाता है, और इसके बाद वो मालूम पड़ता है कि भाई वो बिल्डिंग तो कभी बनने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई प्लान पास हुआ ही नहीं है, नगर पालिका से कोई परमिशन है ही नहीं है, बिल्डर ने हमको फ्रॉड करके चला गया। तो इसके बाद ये सारी कंप्लेंट्स बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट के पास जाती थी, तो गवर्नमेंट ने एक नया बिल लेके आई, रेरा, जो पूरे रियल एस्टेट को रेगुलेटर करती है। तो ये बिल आने से हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को उसका फ़ायदा हुआ। इसके साथ साथ डेवलपर को भी इसका एक कंट्रोल हुआ। बहुत सारे बिल्डर्स पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे और माल बेच के चले जाते थे, फिर वही पैसे को अगला दूसरा प्लॉट ले लेते थे, और दुनिया भर के ऐसे इश्यूज होते थे। लेकिन अब ऐसा है कि रेरा ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिया। अभी जो भी कस्टमर पैसा देगा वो बिल्डर के एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो एस्क्रो अकाउंट से जब बिल्डर उतना काम करेगा, फिर एस्क्रो अकाउंट में अपील करेगा, तब उसको उतना पैसा मिलता है। तो दुनिया भर की ऐसे बहुत सारी ऐसे लॉज आ गए हैं, जो अभी कस्टमर जो है उस पर सेफ हो गया है। दूसरा सर ये थी क्वेश्चन मेरा कि रेरा में ब्रोकर लोग का भी बहुत अभी हो चुका है कि ब्रोकर का एग्जाम होना चाहिए, रेरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके चक्कर में ब्रोकर का रेरा एग्जाम नहीं है तो ब्रोकरेज रिलीज नहीं हो रही है डेवलपर के थ्रू। तो उसमें आपका क्या कहना है कि वो ये चीज़ जो रेरा का एग्जाम आया है वो क्या पर्पस के लिए आया है? देखिए इसमें मैं पहले बताऊं कि 2017 में जब रेरा आया ना, तो हर कोई जो है ना एक अमाउंट भर के और रेरा का सर्टिफिकेट ले लेता था। इसके बावजूद फिर से
बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट्स जाने लगी रेरा के पास ओके। कि मैं यहाँ पे फंस गया, मैं इस ब्रोकर ने मुझे वहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया। तो रेरा ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि भाई मुझे ऐसा मतलब रेरा को ऐसा लगने लगा कि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड लोग भी इन्वॉल्व हैं। ओके। कोई चाय वाला भी है, कोई वॉचमैन हो गया, जो वॉचमैन भी हो गया, एग्जाम्पल, काम इस वाली बाई तरीके हो से गई। भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये एक नियम निकाला कि पहले आप रेरा की ट्रेनिंग लो। वो भी सेटिस्फाई रेरा अगर आपको चाहिए तो आप रेरा की पहले ट्रेनिंग लो। 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। ओके। उसको पहले आपको रियल एस्टेट के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। जी। पढ़ लेंगे, इसके बाद उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके। और एग्ज़ाम भी बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है, जो 50 मार्क्स का पेपर आता है, उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें आप पास होते हो तब जाके ये रियल एस्टेट का काम कर सकते हो। तो मतलब कंज्यूमर के लिए फिर से मतलब रेरा ने ये सोचा कि हमारे कंज्यूमर फंस रहे हैं ऐसे अनऑर्गेनाइज लोगों के चक्कर में, तो इसलिए उन्होंने ये रेरा का एग्ज़ाम लाया और वो कंपलसरी किया। और अभी उस तरीके से उसमें लोग अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पास हो रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है और वही अब ये रियल एस्टेट का काम कर सकते तो हैं। मतलब ऑडियंस को, जो बायर है, प्रॉपर्टी बायर है, प्रॉपर्टी जो खरीदा, उनको रेरा रजिस्टर ब्रोकर सर्टिफाइड देखना चाहिए, जिसका Yes. एग्जाम हो चुका है, जिसका सेटिस्फाई आ गया, या जो भी एग्जाम्पल पूरा ये हो गया। एक क्वेश्चन और था, हमारे ब्रोकर एजेंट्स में जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको मातृभाषा हमारी हिंदी है, जिसमें आपने ये चीज उठाई भी थी। रेरा के जो मेन हेड होते हैं कि इंग्लिश में है, मराठी में है, बट हिंदी में रेरा एग्जाम नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ था, उसमें क्या बोलना था आपका? नहीं, उसमें क्या था, जब ये रेरा का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल पार्टनर्स पूरे ऑल ओवर मुंबई से, हमारे मीरा भाईंदर से, सब लोगों ने बोला कि इसमें बहुत सारे हमारे जो रियल एस्टेट का काम करते हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। जी। तो उनको, जिसको इंग्लिश नहीं आती है या जिसको मराठी नहीं आती है, लेकिन वो रियल एस्टेट का पूरी जानकारी है, उनको काम कर रहे हैं सालों से, सारा कुछ नॉलेज है, लेकिन चूंकि अब उनको कंप्यूटर, किसी ने आज माउस नहीं पकड़ा है। अगर मान लो हमारे बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने, जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं देखा, लेकिन उनको अब एग्ज़ाम देना है, वो भी मराठी में देना है, इंग्लिश में देना है, वो भी कंप्यूटर से। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी। तो उस दिन हमारे एम्बेसडर डे का एक मीट था, जिसमें हमारे रेरा के पूर्व चीफ श्री गौतम चैटर्जी जी आए थे। और वहाँ पे भी हमारे करीब 700-800 सीपी चैनल पार्टनर्स थे, जिसमें ऑल ओवर मुंबई के करीब 40 से 45 एसोसिएशन के लोग आए थे। तो उन लोगों ने भी ये चर्चा उठाई थी। तो मैंने उनके बिहाफ से मैंने ये सवाल गौतम चैटर्जी को किया था। और रेरा के जो करंट तत्कालीन जो सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो उनके सामने हम ये अपनी रिक्वेस्ट उनको की थी कि भाई रेरा का एग्ज़ाम अपने मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, हिंदी में भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग वंचित हैं, क्योंकि उस दिन उस पोडियम पे वो चीज़ की एक चर्चा हो रही थी। उन्होंने बोला कि भाई रेरा के एग्ज़ाम लोग दे क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं ज़्यादातर, क्योंकि इसके पहले 45 या 50,000 के लगभग रेरा के रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर थे। उसमें सिर्फ एक आप ही थे जिसने ये बात उठाई थी। हाँ, मैंने बोला ना कि हमेशा मैं अपनी इंडस्ट्री की जो भी दुख तकलीफ होती है, मैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में थी, कई लोगों ने मुझे बोला था, तो मुझे वो एक पेन था। तो मैंने वो अपनी बात रखी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस पे जरूर विचार करेंगे। सर देखिए, आपने एजेंट के लिए कर लिया, सबके लिए कर, अब क्लाइंट की बारी आती है। क्लाइंट का बहुत सारे मैंने देखा है, क्लाइंट बहुत परेशान होते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे इंसान ब्रोकरेज दे, जो होती है 1 या 2% जो बिल्डर से मिलती है। आपको मुझे आइडिया होगा, बिल्डर भी अगर मैं भी रियल एस्टेट में, आपको पता है, मैं भी यंग एज में स्टार्ट करा रियल एस्टेट, बट लोगों को नहीं पता, जो बायर होता है, कि बिल्डर से जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसमें ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एजेंट बहुत सारे करते हैं कि ब्रोकरेज बिल्डर से मिल रही है और क्या बोलते हैं क्लाइंट से भी ले रहे हैं। वो सही है गलत है, उसमें भी आपको वो चीज आपको उठाना चाहिए था, मतलब आप हो भी रहोगा वो चीज को लेके। और सेकंड मेन चीज थी ब्रोकरेज, दलाली जो लेते हैं, हर साल लेते हैं। पहली चीज होती है, एक होता है, और एक होता है मेरे को कि एक टेनेंट से सिर्फ 2% ब्रोकरेज लेते हैं। ओनर से कोई ब्रोकरेज नहीं लेता, ओनर से कुछ नहीं है सर, उनको सर्विस दे रहे हैं बट ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं। जो टेनेंट है उनको प्रेशर आ रहा है ब्रोकरेज का, इसी से बहुत सारी चीजें चल रही है। तो आप क्लाइंट के लिए उसमें आपने एक चीज मुझे मालूम पड़ा, आपने उठाया है, उसके बारे में भी देखिए। हमारी फाउंडेशन तो सबसे पहले हर चीज़ का अवेयरनेस करती है जी। चाहे वो हमारे कस्टमर हो
चाहे वो हमारे चैनल पार्टनर्स हो। चैनल पार्टनर्स के लिए हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो भी मार्केट में नई अपडेट्स आ रही है जी वो सारी उनको होनी चाहिए। जी जो भी नई गाइडलाइंस आ रही है, रेरा की नई गाइडलाइंस आ रही है, या हमारे रियल एस्टेट में जो रेंटल वगैरह का काम करते हैं तो जी। पुलिस स्टेशन से, हमारे कमिश्नरेट से जो गाइडलाइंस आती है, जी हमारी कोशिश रहती है कि वो सारी चीज़ें अपडेट हो। जी और कस्टमर्स के लिए भी हम लोग उतना ही अवेयर रहते हैं, उतना ही हम लोग उनको भी अवेयर करना चाहते हैं। और आज भी मैं ये बोलना चाहूँगा उन सभी कस्टमर्स को, सभी ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको, अगर वो हमारी बात उन तक पहुँच रही है जी तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा कोई भी अगर डील करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी कोई फ्लैट खरीदते हैं तो 100% उसमें एक रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें। जी उसका रीज़न ये है कि आज की तारीख में जो हमारे रेरा के जो रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स हैं, वो आपको सही डील दिलाएंगे, सही चीज़ दिलाएंगे। जी प्रॉपर्टी की जो भी एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की होती है, वो सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन होती है। जी मतलब आप कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं। जी और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर, अगर कोई रेरा के चैनल पार्टनर्स को इन्वॉल्व करके कहीं सौदा करता है, उसको कुछ देना भी नहीं पड़ता। जी कोई भी चैनल पार्टनर्स आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं करेगा। जी लेकिन अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको ये ज़रूर एडवांटेज मिलेगा कि आपको सही डील मिलेगी, ओके सही चीज़ मिलेगी। डेवलपर का कौन सा जेन्युइन प्रोजेक्ट है वही वो सजेस्ट करेगा। जी कल को कई बार कस्टमर ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो मेरे को शायद वो जो 2% ब्रोकर को मिलने वाला है वो भी डिस्काउंट होके मेरे रेट में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेवलपर, अगर किसी सीपी का अगर कोई क्लाइंट जाता है तो सीपी को पूरा सिनेरियो मालूम होता है, वहाँ पे उस बिल्डिंग का क्या रेट चल रहा है वो सीपी को मालूम पड़ता है, कस्टमर को नहीं मालूम पड़ता है। तो कस्टमर को हो सकता है कि वो 2% बचाने के चक्कर में महंगा बिक जाए। महंगा भी दे जाए। तो इसलिए, और अगर कोई भी डील में अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जेन्युइन रेरा का अगर इन्वॉल्व है तो फ्यूचर में कोई भी ऐसे इश्यूज होते हैं, और 100% कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर एक बंदा बीच में इन्वॉल्व है तो बिल्डर के और कस्टमर के बीच में वो एक ब्रिज का काम करता है। तो एक ऑथेंटिक बंदा अपने को कोई भी चाहिए। तो मेरा कस्टमर से ये रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी सौदा आप रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर के साथ करो, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी पेमेंट वो आप किसी भी चैनल पार्टनर्स के अकाउंट में मत करो। मतलब रीसेल हो, चाहे और जो भी रीसेल हो, चाहे वो फर्स्ट सेल हो, टोकन का अमाउंट भी जो है वो भी डायरेक्ट कस्टमर या जो भी Owner सेलर जो है, है। सेलर के अकाउंट में जाना चाहिए। आप किसी भी सीपी के मतलब अकाउंट मोस्ट में इम्पोर्टेंट है, आप ओनर एग्रीमेंट मंगा के एग्रीमेंट देखो जिसका नाम है, वो एग्रीमेंट के नाम से चेक या आप ट्रांसफर करो। बिल्कुल चैनल पार्टनर्स को बीच में रखो, लेकिन कस्टमर कौन है वो उससे मिलो, बिल्डर कौन है उससे मिलो, और उसके साथ ही वो डील करो, पेमेंट उसी को दो कि इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा इशू हुआ तो एटलीस्ट आप वहाँ पे बोल सकते हो। अगर आप किसी सीपी को अगर, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, इसलिए मैं आज ये मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं उन सभी ग्राहकों को बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी डील करें विदाउट कोई भी रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स के मत करें, और कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करें तो वो डायरेक्टली सेलर को या डेवलपर को दें, वो बीच में किसी सीपी को ना दें। ओके। और सेकंड एक चीज और क्वेश्चन पूछना था सर, रेंटल में बहुत इशू होते हैं, जो क्लाइंट दो दलाली दे रहा है सर, हर साल भी दे रहा है, फिर एक नॉर्मल मतलब एक होता है ना कि नहीं ये इतना लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं काम। ओनर के साइड से कोई लेता ही नहीं है ब्रोकेज, क्योंकि ओनर भी कोई सर्विस दे रहा है ब्रोकर, ओनर लोग ब्रोकेज नहीं दे रहे हैं एजेंट को भी। तो उसका सर आपने कोई सोल्यूशन निकाला था, मैंने सुना था आप एक सोल्यूशन भी निकाल रहे थे उसका। हाँ नहीं, उस पर हमारी बीच में हमारी एक एजीएम हुई थी और हमने इस मुद्दे को उठाया था। हमारे सभी चैनल पार्टनर्स के इसमें अप्रूवल्स भी लिए हैं, और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। उस पर 100% उसमें कस्टमर्स को भी राहत मिलेगी और हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को भी राहत मिलेगी। अभी उस पर कुछ मुहर नहीं लगी है, इसलिए मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस पर बहुत गंभीरता से हमारी चर्चा हो रही है। टेनेंट्स जो आ रहे हैं उनको भी सहूलत मिलेगी बहुत यस, 100% उसमें दोनों साइड से विन विन सिचुएशन का कुछ सोल्यूशन हम निकालने वाले हैं, वो बहुत जल्दी रिवील करेंगे। और मैंने ये भी सुना है सर, आपकी एसोसिएशन और फाउंडेशन एसआरओ के लिए भी कर रहे हैं रियल एस्टेट के लिए, तो वो भी
का काम कैसे क्या हो रहा है, कब तक नहीं हो नहीं सकती वो है? भी हमारा चालू है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे मीरा भाईंदर में टोटल 8-9 एसोसिएशंस हैं। जी। उनको सबको मर्ज करके हमारी एक फेडरेशन बनी है जिसमें करीब 3000 के ऊपर हमारे सभी चैनल पार्टनर्स हैं। जी, ओके। तो अभी रेरा का एक नया रूल आया है कि अगर 500 अगर चैनल पार्टनर्स किसी भी एक फाउंडेशन में एसोसिएशन में हैं तो वो एसआरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एसआरओ एक रेरा की बॉडी है जो अगर हमारा एसआरओ अगर वो बन जाता है तो रेरा में बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जी। इस सराउंडिंग की जी। वो हमारी फाउंडेशन वो डिसीजन लेने के लिए सक्षम होगी। उसके लिए हमको हर किसी को रेरा में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिसीजन भी हमारे फाउंडेशन या हमारे उस एसआरओ बॉडी के हिसाब से हम सब ले सकते हैं। उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। वो अगर हो गया तो हमारे बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी और बहुत सारे डेवलपर भी जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ें अच्छी लागू हो होंगी। जाएगी। सो थैंक यू सो मच सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारे पॉडकास्ट का, और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे पहला एपिसोड था, पहला इस सीजन का पहला एपिसोड, और आप सबसे मेरे बड़े मेंटोर, मैं तो आपको इतना बड़ा मेंटोर मानता हूँ। मैं मेरी लाइफ में मैंने जब सीरियल शुरू करा था, सबसे पहले मैं डैडी आपके पास ही लेके आए थे, और पहला पॉडकास्ट भी आपके साथ ही मुझे करना था। तो नहीं तो मैं सलमान बताना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत हुई है, आप जी। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि आप और अच्छा करें और तरक्की करें और हम सभी को ऐसे ही प्राउड फील कराते रहें। बेशक यही हमारी सर। शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए जैसे अजय सर ने हमें दी है और आपको दी है, तो आप जरूर ये वीडियो नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर देखना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और आएंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है ये सब वीडियोस में तो हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और ऐसी वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू सो मच।